हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 यानी कि स्ट्रेट लाइन के मिसलेनियस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे फिगर के हेल्प से। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन, ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इज पहला क्या है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, बी में क्या दिया हुआ है पैरेलल टू द वाई एक्सिस और सी में दिया हुआ है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मतलब ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि के का वैल्यू क्या होगा अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। फिर सेकेंड क्या पूछा जा रहा है, के का वैल्यू क्या होगा अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो। और फिर उसी तरह से के का वैल्यू क्या होगा जब लाइन ओरिजिन से पास करता हो। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है कि के का वैल्यू क्या होगा जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। मतलब ये देखिए, पहले एक्स एक्सिस इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, ये है एक्स एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर क्या होता है वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस, और ये है ओरिजिन। क्या गिवन है कि ये जो लाइन है ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस के पैरेलल हम एक्स एक्सिस के ऊपर या एक्स एक्सिस के नीचे कहीं भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लाइन ले रही हूँ, ये लाइन है एल जिसका इक्वेशन हमें ये दे रखा है। इस लाइन का इक्वेशन क्या दे रखा है, के माइनस 3x माइनस 4 माइनस के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमें लाइन का इक्वेशन दे रखा है और ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो हमें क्या करना है, के का वैल्यू बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो एक्स एक्सिस का स्लोप और लाइन का स्लोप दोनों इक्वल होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल है, इसलिए एक्स एक्सिस का स्लोप और लाइन एल का स्लोप दोनों इक्वल होगा। तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0, क्योंकि एक्स एक्सिस में tan थीटा है, थीटा 0 डिग्री होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा होता है और थीटा यहाँ पे 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए एक्स एक्सिस का स्लोप m इज इक्वल टू 0 होता है। अब इसका स्लोप 0 है तो इस लाइन L का भी स्लोप 0 ही होगा। तो पहले हम इस लाइन L का स्लोप निकालते हैं इसके फॉर्म में, इक्वेशन के हेल्प से हम पहले स्लोप निकालेंगे और स्लोप को 0 के इक्वल करेंगे, तब हमें k का वैल्यू मिलेगा। तो देखिए हमें क्या है गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन L इज क्या है, k माइनस 3x माइनस 4 माइनस के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये है लाइन एल का इक्वेशन। हमें देखिए ये जो लाइन एल का इक्वेशन है ना, ये जनरल फॉर्म में है, मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है। हमें इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा स्लोप निकालने के लिए। तो इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, तो ये y को उधर ले जाएंगे। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, जरा देखिए, 4 माइनस के स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 4 माइनस के स्क्वायर वाई इज इक्वल टू के माइनस 3x प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6। ठीक है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब ये जो था ना y वाला टर्म, उसको राइट हैंड साइड में ले गए और फिर उसे इस तरह से लिख दिए हैं, फिर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना के फिर इस तरह से इसको लिख दिए हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू के माइनस 3 अपन 4 माइनस के स्क्वायर, ठीक है, x प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 अपन 4 माइनस के स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन आया है इस लाइन L का, वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, क्योंकि ये आ गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा लाइन L का वो क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू, ये जो m का वैल्यू आया है k माइनस 3 अपन 4 माइनस के स्क्वायर, k माइनस 3 अपन 4 माइनस के स्क्वायर, ये आ गया। अब ये स्लोप जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो इसे हम क्या करेंगे, लिखेंगे ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल है,
एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो लिखेंगे लाइन L इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, लाइन L जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसीलिए स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, और स्लोप ऑफ लाइन L क्या है? लाइन L का स्लोप क्या है? k-3/4 - k² इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है? 0। तो ये होगा 0, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा? k-3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाला जो टर्म है ना डिनोमिनेटर वाला, उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? k का वैल्यू k इज इक्वल टू 3। तो जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो k का वैल्यू 3 होगा। आ रही बात समझ में? तो ये तो था फर्स्ट कंडीशन के लिए कि ये फर्स्ट था ए का, कि जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो इस तरह से निकालेंगे उसका, वो k का वैल्यू निकालेंगे। अब जरा देखिए, जब लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या होगा? जब लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा तो k का वैल्यू क्या होगा? तो इसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए फिगर के साथ। अब नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है कि जब ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा तो k का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए मैं यहाँ पे फिगर बना देती हूँ। ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है ओरिजिन। ये जो लाइन है ना ये y एक्सिस के पैरेलल होगा इस तरह से। ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल तो ओरिजिन के राइट साइड में, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में कहीं भी ले सकते हैं y एक्सिस के पैरेलल लाइंस, तो मैं यहाँ पे ली हूँ। ठीक है, ये है लाइन L और इसी लाइन का इक्वेशन ये है। ठीक है, अभी अभी हम लोग लाइन L का स्लोप निकाले थे जो कि ये था k-3/4 - k²। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि y एक्सिस का स्लोप अनडिफाइंड होता है और ये जो लाइन L है वो y एक्सिस के पैरेलल है, और पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होने के कारण लाइन L का स्लोप भी अनडिफाइंड होगा। क्योंकि देखिए y एक्सिस जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है वो कितना होता है? π/2 रेडियन का। तो m यानी कि y एक्सिस का जो स्लोप होगा m इज इक्वल टू 10 π/2 इज इक्वल टू क्या होता है? अनडिफाइंड, यानी कि 1/0 के फॉर्म कहा जाता है, अनडिफाइंड होगा। तो इस लाइन L का भी स्लोप अनडिफाइंड होगा। और अभी अभी हम लोग देखे हैं कि लाइन L का स्लोप ये है, मतलब ये वाला जो टर्म है ना वो अनडिफाइंड होगा। तो ये अनडिफाइंड कब होगा? जब डिनोमिनेटर 0 होगा, मतलब 4 - k² इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें मिलेगा 4 इज इक्वल टू k², और यहाँ से हम लिखेंगे k² इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू √4 और ये +-2। मतलब जब हम k का वैल्यू +2 या -2 पुट करेंगे तो 4 माइनस, अब यहाँ पे देखिए +2 × -2 होने के कारण उसका स्क्वायर होगा तो उसका 4 होगा, तो 4 - 4 0 होगा, तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर 0 होने के कारण ही ये वाला जो टर्म है वो अनडिफाइंड होगा ना। तो हम लिखेंगे k-3/4 - k² इज अनडिफाइंड एट k इज इक्वल टू +-2। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ k-3/4 - k² इज अनडिफाइंड इफ 4 - k² इज इक्वल टू 0, ये भी लिखा जा सकता है। और फिर यहाँ से हम लोग इस टर्म को यहाँ से फिर लिखते आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से में k का वैल्यू क्या आया? +-2। मतलब ये जो लाइन है L वो y एक्सिस के पैरेलल होगा तो k का वैल्यू +-2 होगा। आ रही बात समझ में? अब जरा देखिए तीसरा क्या पूछा जा रहा है कि पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब जब लाइन ओरिजिन से पास करेगा तो लाइन का जो इक्वेशन है उसमें जो k है उस k का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताई थी कि जब लाइन ओरिजिन से पास करता है, कोई भी लाइन हो, मैं ये फिगर अभी मिटा रही हूँ फिलहाल, ये तो सेकेंड का फिगर था तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब ये देखिए, ये b का था सॉल्यूशन, ये तो 1 का पहले था और ये b का था। ठीक है, अब हम लोग c का सॉल्यूशन करेंगे। c का, तो c का करेंगे। देखिए
क्या पूछा जा रहा है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, लाइन जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, मतलब इस तरह से है लाइन। तो मैं यहाँ पे ये इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट से लाइन को पास करवा रही हूँ। आप चाहे तो ये और ये यानी कि थर्ड और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी ले सकते हैं ओरिजिन से पास करवाने के लिए लाइन को। आप ये ले सकते हैं या इस तरह से ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ये ले रही हूँ, ठीक है। ये है लाइन एल। मैं आपको बताई थी कि जब लाइन एल ओरिजिन से पास करती है तो लाइन के इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है लाइन का इक्वेशन ये वाला, तो इसमें तो ये वेरिएबल वाला टर्म है क्योंकि इसमें x और y लगा हुआ है। कांस्टेंट टर्म तो यही है ना, k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मतलब ये वाला जो टर्म है ना वो नहीं होगा लाइन के इक्वेशन में, मतलब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। मतलब इस लाइन का इक्वेशन होगा क्या, k माइनस 3x माइनस 4 माइनस k स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, क्योंकि लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, इसीलिए कांस्टेंट टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करती हूँ, इसे मैं हटा दे रही हूँ। तो देखिए ये तो स्लोप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म का है, यहाँ पे लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म का है। तो देखिए स्टूडेंट c जो है c वो नहीं होगा, आप इस तरह से भी समझे, तो y इज इक्वल टू एम एक्स होगा। किसी भी लाइन जो ओरिजिन से पास करती है उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स होगा। अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन के इक्वेशन को लिया जाए तो y इज इक्वल टू एम एक्स होगा, उसमें c वाला टर्म नहीं होगा। मतलब यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या होगा, 0 होगा। तो लिखेंगे लाइन passes through the origin, और फिर क्या लिखेंगे, ओरिजिन, चूंकि लाइन ओरिजिन से पास करती है इसीलिए जो कांस्टेंट टर्म है ना ये वाला वो क्या होगा, 0 होगा। k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 अपन 4 माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसी को सॉल्व करने पे हमें k का वैल्यू मिलेगा। तो आप सोचिएगा अभी आप कह रहे थे कि ये टर्म कांस्टेंट वाला टर्म 0 होगा, मतलब k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 0 होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में ले रहे थे, जनरल फॉर्म में ले रहे थे। ये जनरल फॉर्म में इक्वेशन है ना लाइन का, तो उसमें ये कांस्टेंट टर्म था। पर अब हम क्या किए, लाइन का इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ले लिए हैं। आप इस फॉर्म में भी इक्वेशन को ले सकते हैं और इस फॉर्म में इक्वेशन को भी ले सकते हैं। जब आप इस फॉर्म में इक्वेशन को लीजिएगा तो ये वैल्यू आपको 0 करना पड़ेगा, और जब आप इस फॉर्म में लाइन के इक्वेशन को लीजिएगा तो ये वैल्यू आपको 0 करना पड़ेगा। और कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सॉल्व कीजिए या सिर्फ इसको 0 के इक्वल करके सॉल्व कीजिए तो आपको k का वैल्यू सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे, k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाला टर्म डिनोमिनेटर वाला इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर राइट हैंड साइड में, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और यही तो आपको करना था जब लाइन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में था, तो k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मतलब आप इस फॉर्म में ले या उस फॉर्म में ले, k का वैल्यू सेम ही आएगा। तो देखिए यहाँ से हमें k का वैल्यू क्या आएगा, k माइनस 6k प्लस k माइनस k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, k कॉमन ले लेंगे तो 1, ये k कॉमन ले लेंगे तो ये k स्क्वायर माइनस 6, और यहाँ से माइनस k कॉमन ले लेंगे तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमें आएगा k कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आएगा k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और क्या आएगा, k स्क्वायर माइनस ये k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें k का वैल्यू क्या आएगा, k इज इक्वल टू 1,6, मतलब 1 और 6 k का वैल्यू होगा जब इक्वेशन जो है ये होगा, मतलब इक्वेशन ये है जब लाइन ओरिजिन से पास करेगा तो k का वैल्यू 1 या 6 होगा। आ रही बात समझ में, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है जरा देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा एंड पी, मतलब हमें थीटा और पी का वैल्यू निकालना है। इफ द इक्वेशन x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन √3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो मैं इसे फिगर के हेल्प से आपको बताती हूँ। सॉल्यूशन, अब इस इक्वेशन के कारण जो लाइन रिप्रेजेंट होता है ना, वही लाइन ये इक्वेशन भी रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि इसी इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म ये है।
आप लोग बहुत सारे फॉर्म में लाइन के इक्वेशन को पढ़े थे, नॉर्मल फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, जनरल फॉर्म। तो अलग अलग फॉर्म में आप एक ही लाइन के इक्वेशन को पढ़े थे, मतलब एक ही लाइन के इक्वेशन को आप जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी लाइन के इक्वेशन को आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी लाइन के इक्वेशन को आप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी लाइन के इक्वेशन को आप नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब लाइन एक ही है, बस इक्वेशन अलग अलग फॉर्म में है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है कि इस लाइन का नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन ये है, ठीक है। मतलब लाइन एक ही है, बस इक्वेशंस अलग अलग है, और इसी का नॉर्मल फॉर्म ये है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक लाइन का दो अलग अलग इक्वेशन हो सकता है, नहीं, एक लाइन का एक ही इक्वेशन होगा, बस वो इक्वेशन का अलग फॉर्म होता है। तो देखिए ये लाइन है इस तरह से, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन है √3x + y + 2 = 0, और इसी लाइन के इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म ये दिया हुआ है, x cos θ + y sin θ = p। ये हमें गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि थीटा और p का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग क्लास 10th में जब मैथमेटिक्स का एक चैप्टर पढ़ रहे थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, तो वहाँ पे आप लोग पढ़े थे कि जब आपको किसी भी एक लाइन का दो इक्वेशन हो, जैसे एक लाइन का दो इक्वेशन करने का मतलब ये नहीं कि अलग अलग इक्वेशन हो, जैसे कोई आप किसी इक्वेशन से कोई लाइन बनाए, ठीक है, ड्रॉ किए प्लेन में, और फिर एक अनदर इक्वेशन से एक लाइन ड्रॉ किए, ठीक है, तो वो दोनों लाइन आपस में कॉन्साइड कर गया अगर, मतलब वो दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को अगर रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब है कि उस दोनों इक्वेशन के बीच एक रिलेशन क्रिएट होता है। जैसे देखिए एक लाइन है a1x + b1y + c1 = 0, एक अनदर लाइन है a2x + b2y + c2 = 0। तो जब आप इस इक्वेशन से, फर्स्ट वाले इक्वेशन से लाइन ड्रॉ किए, ठीक है, तो वो लाइन कुछ इस तरह से यहाँ पे ये आया, ठीक है। अब आप जब सेकेंड इक्वेशन से लाइन ड्रॉ किए तो वो लाइन भी यही आया, मतलब वो लाइन भी इसी पे कॉन्साइड कर गया, मतलब एक ही लाइन है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, लाइन के इक्वेशंस जो है उनके बीच एक रिलेशन एग्जिस्ट होता है। कौन सा रिलेशन, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये रिलेशन होता है। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन और इस इक्वेशन के कारण यही लाइन रिप्रेजेंट हो रहा है, एक ही लाइन रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसीलिए इस दोनों इक्वेशन के बीच एक रिलेशन क्रिएट होगा, ये वाला रिलेशन होगा, ठीक है। तो यही रिलेशन के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले देखिए मैं ये जो रिलेशन लिखी हूँ, तो यहाँ पे लाइन का इक्वेशन जो था वो जनरल फॉर्म में था, तो इसे भी हमें जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, x cos θ - y sin θ - p = 0। मतलब ये है आपका पहला इक्वेशन और ये है दूसरा इक्वेशन, जो कि एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसी इक्वेशन का ये नॉर्मल फॉर्म है। अब जरा देखिए, क्योंकि ये दोनों आपस में कॉन्साइड किया हुआ है, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ये इस रिलेशन के हेल्प से इसे हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a1/a2, यानी कि x का कॉफिशिएंट फर्स्ट लाइन में क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में √3 x का कॉफिशिएंट जो सेकेंड इक्वेशन में है वो, तो वो क्या है, x का कॉफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में cos θ = y का कॉफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में, फिर अपॉन y का कॉफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में। तो y का कॉफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में क्या है 1, और y का कॉफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में क्या है, यहाँ पे प्लस होगा, ये प्लस दिया हुआ था, sin θ y का कॉफिशिएंट। फिर कांस्टेंट टर्म फर्स्ट इक्वेशन में क्या है 2, और कांस्टेंट टर्म सेकेंड इक्वेशन में क्या है -p। तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं, इसीलिए इस दोनों लाइन की इक्वेशन को इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है, इसको इस तरह से, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, cos θ और sin θ और p का वैल्यू निकालेंगे, और cos θ sin θ का वैल्यू जब हमें पता चलेगा तो उसके हेल्प से हम थीटा भी निकाल लेंगे, और यही हमसे पूछा भी जा रहा है कि थीटा और p का वैल्यू क्या होगा। और आप लोग पढ़े थे नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में आप क्या पढ़े थे कि ये कोई लाइन है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इस तरह से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला गया है, और ये परपेंडिकुलर पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाती है, वो एंगल क्या होता है थीटा। मतलब हमें यही थीटा और ये p का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और इस लाइन का इक्वेशन क्या है,
एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी, और इसी लाइन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में ये दे रखा है, √3x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप लोग इसे इस तरह से भी समझिए। मैं आप लोगों को फिगर से इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और इसीलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना टाइम भी लगता है। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये है, ये इस लाइन का इक्वेशन, हमें पी और थीटा चाहिए। तो इसके हेल्प से हम पी और थीटा का वैल्यू निकालेंगे। हम पहले क्या करेंगे, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो, मतलब फर्स्ट और थर्ड रेशियो को एक साथ लेंगे, इक्वल करेंगे। तो देखिए, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो, √3 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस पी। फिर क्या करेंगे, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियो, तो जब फर्स्ट और सेकेंड रेशियो को आप इक्वल कीजिएगा तो क्या आएगा, √3। देखिए, कॉस थीटा के लिए हमें इसे इसके इक्वल करना पड़ा, तो साइन थीटा के लिए हमें इसको इसके इक्वल करना पड़ेगा, मतलब हमें सेकेंड रेशियो और थर्ड रेशियो को एक साथ लेना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग सेकेंड एंड थर्ड रेशियो वी गेट 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस पी, ये आ जाएगा। मतलब पहले मैं इस दोनों को ली हूँ और फिर मैं इस दोनों को ली हूँ। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए। तो चलिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा यहाँ चला जाएगा तो -3p अपॉन 2, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू -√3p अपॉन 2, ये लिख सकते हैं ना। आ रही बात समझ में, इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। आप इसे कर लीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो यही आएगा कॉस थीटा का वैल्यू। ठीक है, अब साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -p अपॉन 2। तो ये कॉस थीटा और साइन थीटा का तो वैल्यू हमें पता चल गया। तो देखिए, हमें क्या क्या चाहिए, p चाहिए और थीटा चाहिए, मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल का लेंथ, और वो नॉर्मल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो चाहिए। तो नॉर्मल हमें कैसे पता चलेगा, तो मैं क्या करती हूँ, स्क्वायर करके ऐड कर रही हूँ। तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, मतलब स्क्वायर करके और तब ऐड करना है। तो इसको स्क्वायर कीजिए, क्या होगा, -√3p अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस -p अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू √3p अपॉन 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 3p²/4 और प्लस p²/4, ये होगा। अब जरा देखिए, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू 4p²/4, 4 से 4 कैंसल, और p इज इक्वल टू, देखिए p² इज इक्वल टू 1 होगा, इसीलिए p इज इक्वल टू +-1 होगा। लेकिन जरा आप देखिए, ये परपेंडिकुलर का लेंथ जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता है, मतलब आपको निगेटिव वैल्यू नहीं लेना होगा, आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना होगा, यानी कि p इज इक्वल टू 1 है, यानी कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 1 है, मतलब हमें p का वैल्यू तो पता चल गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए थीटा, कैसे निकलेगा, तो p का वैल्यू जो आया है ना, उसे आप इसमें पुट कीजिए कॉस थीटा और साइन थीटा में, ये जो दे रखा है। तो कॉस थीटा क्या होगा, p इज इक्वल टू 1, इसीलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, -√3 अपॉन 2, क्योंकि p इज इक्वल टू 1 होने से फिर ये -√3 अपॉन 2 ही होगा, √3 अपॉन 2, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, p का वैल्यू 1 पुट कीजिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों का वैल्यू निगेटिव आया है, तो आप लोग जानते हैं कि कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। इससे आपको सहूलियत होगी, क्वाड्रेंट पता चल जाएगा तो आप आसानी से एंगल पता कर लीजिएगा, है ना, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। अब देखिए, कॉस थीटा और साइन थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट बोले तो इस क्वाड्रेंट में, ये जो कि 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा है ना, होता है थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल। तो एंगल हमें जरूर 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा ही मिलेगा। अब कॉस थीटा मतलब √3/2 कब होता है थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा इज इक्वल टू अगर √3/2 हो तो थीटा क्या होता है, π/6। तो उसी की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। जरा देखिए, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू -√3 अपॉन 2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस π/6, थीटा की जगह पे इज इक्वल टू -√3/2। क्यों, ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए कॉस पाई प्लस π/6 ये तो कन्फर्म है कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और हम लोग जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव। तो कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, यानी कि
ये क्या होगा माइनस कॉस पाई बाई 6, और माइनस कॉस पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होता है -√3/2। आ रहा है बात समझ में? तो ये आ गया, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई प्लस पाई बाई 6 को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिखेंगे इसको लिखेंगे आप कॉस 7 पाई बाई 6 इज इक्वल टू -√3/2। ठीक, पहले तो ये हमें वैल्यू पता था, तो देखिए हम लोग जाने कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरह का हम एंगल लेंगे पाई प्लस पाई बाई 6, तब तो cos 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई 6 होगा इज इक्वल टू -√3/2 होगा। तो देखिए यहाँ पे हम cos 7 पाई बाई 6 कैसे लिखती है, क्योंकि यहाँ पे 6 इंटू पाई इज इक्वल टू 6 पाई प्लस पाई, यानी कि 7 पाई अपन 6 इज इक्वल टू -√3/2। तो ये हो गया। अब साइन का चलिए काम करते हैं। साइन क्या दे रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब आप -1/2 को माइनस साइन पाई बाई 6 लिख सकते हैं ना, और माइनस साइन पाई बाई 6 को आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आपको थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लेना है, इसीलिए आप लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन पाई बाई 6 को आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, साइन 7 पाई बाई 6, और साइन 7 पाई बाई 6 का वैल्यू ही तो -1/2 होगा। ठीक है, मतलब आपको पी का वैल्यू ये मिल गया, और थीटा क्या मिला आपको, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6। ठीक है, तो ये था परपेंडिकुलर का लेंथ, और ये है एंगल थीटा 7 पाई बाई 6।